पहला अध्याय अध्याय के नाम भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें मतलब पूरा पृथ्वी पर कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा देश था उसका खोज करना। अब यहाँ पर भौगोलिक खोजें मतलब जैसे आगे पता चलेगा भारत का खोज कौन किया, कहाँ था भारत, भारत कहाँ था भूला लले, कोई भूला है तभी न खोज हो रहे, भूला लले। तो यहाँ पर भौगोलिक खोज जैसे भारत का खोज 1498 में किया गया वास्को दी गामा से, तो उससे पहले पूरा क्षेत्र पूरा विश्व में बहुत सारा क्षेत्र में समुद्र, और एक समुद्र के बाद बहुत ज़्यादा दूर जाने पर फिर दूसरा देश आता था, और न अच्छा जहाज का निर्माण हुआ था न अच्छा नाव था, और जो नाव चलाया जाता उसमें तो हाथ से खेते रहो पूरा। अब उसमें कोई भी नाविक कितना भी ज़्यादा मजबूत हो थोड़ा दूर जाने के बाद थक जाएगा, बोलेगा इधर आगे नहीं जा सकते, तैर के कोई जा नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी था। तो वही है भौगोलिक खोज, यानी कैसे कैसे धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों के बारे में पता चला कि कहाँ कहाँ कौन सा देश था। तो विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें से यह खोजें भी शामिल है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी का इस दिशा में अधिक सफलता मिली। अब यहाँ पर विश्व का युगांतकारी घटना कहने का मतलब विश्व में जिन जिन चीज़ों का खोज हुआ है उसमें एक खोज था भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में ये था कि अलग अलग देश के व्यापारी, खासकर यूरोप महादेश के जो व्यापारी थे, वो अपने सामान को बेचने के लिए अलग अलग क्षेत्र ढूंढ रहे थे कि हम अपना सामान जो बना रहे हैं वो कहाँ जाकर बेचें। तो वो सामान बेचने के लिए जैसे उदाहरण के लिए कोई भी एक व्यापारी निकलता था, बहुत दूर समुद्र में जाता था, फिर थक कर लौट जाता था कि आगे कोई देश नहीं है। वैसे ही करते 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 जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब देश अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे थे कि कहीं कोई देश मिल जाए, लेकिन चूंकि उनके पास मजबूत नाव नहीं था तो उनको पता नहीं लग पा रहा था कि किधर जाना है, कितना दूर तक जाना है। वैसे ही वो खोजते रहे, विभिन्न जगह पर जाते रहे और जाते जाते विभिन्न सारे क्षेत्रों को खोज भी लिए। जैसे पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत का खोज कर लिया था। खोज काहे रहे थे दूसरे देशों को इसलिए खोज रहे थे कि वो लोग जो सामान बना रहे थे, नए नए यंत्र से नए नए सामान बना रहे थे, तो उसको बेचेंगे कहाँ, बेचने के लिए कोई जगह चाहिए। अब वो जगह अगर नहीं मिलता है तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे अलग अलग देश मिला। अब वो अलग अलग देश जैसे जैसे मिला वो लोग आकर यहाँ व्यापार करने लगे, लेकिन उनको देखा गया कि वो लोग जैसे पुर्तगाल वाला व्यापार कर रहा है तो फ्रांस वाला देखा वो कहाँ जाके व्यापार कर रहा है, पता चला भारत गया व्यापार करने, और यहाँ आकर एक एक सामान पर बहुत ज़्यादा लाभ कमाते थे। लाभ कमाने का मतलब यहाँ से अगर कोई सामान ले गए 1 रुपया में, वहाँ ले जाकर बेचते थे लगभग 64 रुपया में। मतलब जैसे उदाहरण के लिए कोई कहा जाए एकदम दुगना लाभ,
वो 64 गुना लाभ कमाता था। अब कोई भी व्यक्ति अगर 64 गुना लाभ कमाएगा तो तुरंत अमीर। कर अगल बगल भाई कहाँ जाके बेच रहे सामान जितना जल्दी अमीर हो रहे, पीछे पीछे कोई और आएगा, वो देखेगा अच्छा भारत जाके बेच रहा है, वो भी आएगा भारत बेचने। तब जब वो भारत बेचने आएगा तो फिर जो पहला आ रहा था उसको हानि होगा, हो सकता है वो कहेगा नहीं हम 62 रुपया हम दे देंगे, 2 रुपया का। फिर वैसे कर करके जो पहले खोज किया था उसको पीछे छोड़ दिया और बाद में जो आया वो यहाँ आकर व्यापार करने लगा था। अब यहाँ ये कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल में से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों से का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों था उनसे उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब शुरुआती समय में ये लोग जो यूरोप वाले थे, जैसे महादेश, कुल कितना महादेश, कितना महादेश, 7 कौन कौन, एशिया, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका। तो यह अटलांटिक महासागर है। तो ये जो 7 भागों में महादेशों को बांटा गया, ये सब अपना अपना अलग क्षेत्र रखता था। तो यहाँ पर जो यूरोप वाले थे, तो यूरोप महादेश के लोगों को एशिया महादेश के बारे में नहीं पता था, और उस समय जिस समय खोज हो रहा था उस समय एशिया महादेश के लोग काफी ज्यादा विकसित थे। तो यहाँ के और उन्हें न तो एशिया के बारे में पता था, न अमेरिका के बारे में पता था, न अफ्रीका के बारे में पता था, न ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता था। इन सब महादेश के बारे में यूरोप को पता नहीं था। तो ऐसा नहीं कि ये सब देश नहीं था, ये सब देश था, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए मान ले कि कोई एक व्यक्ति जेकर कहीं एक जगह नानी घर होती, अब वहीं पर कोई एक दूसरा व्यक्ति यही गांव के, ओकरो घर या फुआ घर, फूफा घर, केकरो घर होते, जे कि अब ओकर ऐसा नहीं कि आज से होते और पहले से होते, लेकिन कभी तो वहाँ गए तब मिले तो कने ने तब वो बतैलको कि हमरो फुआ के घर यहाँ है। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन बतैलको वही दिन ओकर फुआ के घर होले पहले से हले, लेकिन ओकरा तब पता चले। अब वो कहीं कॉल करके बतेते कि एक व्यक्ति से मिललिए हल, फलना से मिललिए हल, वो बतैलके कि ओकरो घर यहीं पर है। वो दूसरा के बतेते, तोरा के बतैलको तो हमरा ये बतैलको। अब सबके बतेते कि उहे बतैलको, मतलब वो एक व्यक्ति हले जे कि खोज केलके कि यहाँ पर केकरो और घर है। अब एकर मतलब ये नहीं कि वही खोज केलके घर हेरा लेले, मतलब वो व्यक्ति के पता नहीं हले। जैसे अगर कहा जाए कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया तो भारत हेराल नहीं था। यूरोप के लोगों को, पुर्तगाल के लोगों को पता नहीं था कि इधर भारत भी कोई देश है। अब वैसे ही वो किसी तरह से समुद्र से जब जैसे जैसे आगे चल के पता चलेगा कि जैसे जैसे जहाज़ों का निर्माण हुआ, कुछ मजबूत जहाज बना, तो उससे और ज़्यादा उनका साहस बढ़ा कि और आगे जाते हैं। वो आगे जाते जाते फिर देखा कि अच्छा उधर भी कुछ देश लग रहा है, तब जाके जब यहाँ आए तो पता चला अच्छा यहाँ भी कोई देश है और हमसे ज़्यादा समृद्ध है, मतलब हमसे ज़्यादा धनी है, हमसे ज़्यादा जानकार है, वो सब कुछ उसको पता चला। तो 13वीं शताब्दी से इन सब को
विभिन्न देशों के बारे में थोड़ा पता चला, लेकिन मार्ग प्रशस्त मतलब तेरहवीं शताब्दी का मतलब 1300 ईस्वी में 1300 ईस्वी में इन लोगों को लगा कि शायद उधर भी कोई देश है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो आ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा विशाल समुद्र था। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास को हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से। अब मध्यकालीन इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब है आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन समय में लोगों के पास न तो ज़्यादा व्यापार था, मतलब ज़्यादा वो कहीं व्यापार भी करने नहीं जाते थे, न ही ज़्यादा वैसा कोई वो निर्माण किए थे, और न ही उनके पास उतना ज़्यादा ज्ञान था। धर्म का स्वरूप भी उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान भी पूरा नहीं था, अत्यल्प था, यानी पृथ्वी के बारे में भी वो पूरा नहीं जानते थे। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। अब चूंकि ज्ञान सीमित था तो समुद्र में व्यापार भी वो बहुत कम करते थे, सीमित करते थे। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थे। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। अब क्या क्या स्थिति था? तो सबसे बड़ा स्थिति ये था कि लोगों के पास ज्ञान कम था। ज्ञान कम होने के कारण, उन्हें पृथ्वी के बारे में न ज्ञान होने के कारण उस समय लोग मानते थे कि पृथ्वी कैसा है? चपटा है। जैसे अभी जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है? किसके समान? नारंगी के समान। तो पृथ्वी गोल है, लेकिन उस समय लोगों को लगता था पृथ्वी क्या है? चपटी है। चपटी होने के कारण ये लगता था कि अगर ज़्यादा आगे जाएंगे तो चपटी है, उसके बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चल कोई छत है और छत के बाद नीचे ज़्यादा आगे जाएंगे, घेरल उलरना है, नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर पृथ्वी पर कह दे तब कहीं नहीं गिरेंगे। तो उन लोगों को लगता था कि ऐसी जहाज से जाते रहें, अब कहीं जाके चपटी है, गिर गए तो मर जाएंगे। इसलिए डर से ज़्यादा आगे भी नहीं जाते थे, क्योंकि ज्ञान कम था। इसके अलावा जहाज भी ठीक नहीं था। अच्छा जहाज उस समय निर्माण नहीं हो पाया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कष्ट होता था। और कंपास और दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था। दिशा सूचक यंत्र कहने का मतलब ये कि जैसे अभी रटाया जाता है किधर पूरब इधर पश्चिम, तब वो तो रट ले हैं सब। लेकिन अगर यहीं पर कुछ दूरी पर चला जाए, जैसे हो सको कोई अपन परिवार ही कहीं चल जो, नानी घर, मौसी घर, फुआ घर, पता चल तो इन्हें पूरब है, दूसरा साइड पूरब, जने दक्षिण है उन्हें पूरब, जने पश्चिम है उन्हें उत्तर, उल्टा हो जाता है। लेकिन वो तो वहाँ के लोग बता देते हैं कि उत्तर है दक्षिण है। लेकिन जब समुद्र के बीचों बीच, तो समुद्र के बीचों बीच आने पर चारों तरफ पता नहीं चलता है कि किधर कौन दिशा है। दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आज समुद्र मतलब कितना प्रतिशत जल है पृथ्वी पर? 30% भूमि। मतलब अगर मान ले कि पूरी 100 बीघा, तो 100 बीघा में 30 बीघा पर जमीन, 70 बीघा पानी। मतलब वहां जाने के बाद कोई एक घर नहीं, बीचों बीच समुद्र में कोई एक घर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। अब उस समय वहां के जो भी व्यापारी या नाव चला के आते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हम कौन दिशा में जा रहे हैं।
क्योंकि कोई यंत्र नहीं था। ऐसे अभी यंत्र होता, वो यंत्र बताता है कि अभी हम पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं। वो चलते चलते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा नाव टेढ़ हुआ, वो जा रहा है पूरब, थोड़ा थोड़ा घूमा दक्षिण की तरफ, और थोड़े थोड़े घूमते घूमते वो दक्षिण चल दिया। जाना है पूरब, वो दक्षिण चल दिया। थोड़ा सा घूमते घूमते कभी कभी ऐसा पता चलता था कि जहाँ से गए वहीं आके पहुँच गए। उतना मेहनतों किया और जहाँ से निकला था वहीं आके फिर पहुंच गया वही स्थान पर। जैसे कभी मेला वाला में देखे, जगह नहीं पता चलो, तब पता चलो जहाँ से चलना चालू किए नहीं, फिर बाद में घूम घाम के वजह पहुंच गए। मेला में कोई भी मेला में अगर ज्यादा क्षेत्र में लगा हो तब तो वहाँ तो दिशा का पता नहीं चलता है, बस खाली रात हो जाओ, जबकि एक रटले ही बार बार इतना दिन से ही फिर भी। अब वो लोग समुद्र में चल जाते थे तो दिशा सूचक यंत्र नहीं होने के कारण वो रास्ता भटक जाते थे, और रास्ता भटकने का मतलब ये था कि मर भी सकते थे। जैसे वो रास्ता भटक गए, अब रास्ता भटकने के बाद पता ही नहीं कि हमारा घर किधर है। अब वो खाना भी जहाज पर उतना ही ले जाएंगे जितना, कितना ले जाएंगे, 2 महीना के 3 महीना के, उतना दिन तो जहाज चल भी नहीं सकेगा उस समय का। तो अगर खाना खत्म हुआ तो कितना देर जहाज चला लेंगे भूखल, मिल ही नहीं रहा है। अगर नसीब सही हुआ तो घर की तरफ गए, नहीं तो फिर उधर भटकते 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 डूब के मर जाएंगे। तो डर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाते थे, इसीलिए उसे अंध महासागर भी कहा जाता था। अब इन सब के बाद जब भौगोलिक खोज हुआ, कैसे हुआ भौगोलिक खोज, तो इतना समय तक तो लोग खोज नहीं पाते थे, ज़्यादा दूर डर से भी नहीं जा पाते थे कि भटक जाएंगे तो उधरे रह जाएंगे। तो लगता था कि आगे कोई देश नहीं है, इसके आगे कोई भी देश नहीं है। लेकिन इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटना घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम, आधुनिक इजराइल में जेरूसलम, जो कि आधुनिक समय में कहाँ, इजराइल में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध पर में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया के नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए। मतलब धर्म युद्ध में एशिया, मध्य एशिया के नवीन शक्ति अरब देश जो थे उससे क्या हो गए, पराजित हो गए, जिससे सामंती गौरव का मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु उनके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार किया। मतलब ये है कि धर्म युद्ध जेरूसलम को लेकर, जेरूसलम जो कहाँ है, इजराइल में है, तो जेरूसलम को लेकर युद्ध हो गया, और युद्ध में अरब वाले लोग क्या हो गए, जीत गए, और यूरोप वाले लोग हार गए। यूरोप वाले लोगों को लगता था कि हम ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं, जबकि वो क्या हो गए, हार गए। जब हार गए तो उनका अभिमान भी टूट गया, उन्हें लग रहा था कि हम सबसे ज़्यादा जानकार हैं, वो गलत साबित हो गया। अब इसके बाद, इस धर्म युद्ध के बाद उन्हें लगा कि नहीं, दुनिया में और भी चीज़ के बारे में जानना जरूरी है, और भी पृष्ठभूमि तैयार करना जरूरी है। मध्य युग में अरबों और पश्चात तुर्की जो एक देश था ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। अब जो जीता वो ज़्यादा विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कुस्तुनतुनिया एक स्थान का नाम है, मार्ग का नाम है, जहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। किस मार्ग से, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। कब तक, 1453 से पहले तक, 5 दशक तक, यानी लगभग 50 वर्षों तक। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार करने के बदले बाहरी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब हुआ क्या कि लोग व्यापार कर रहे थे किस मार्ग से, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से। अब कुस्तुनतुनिया के मार्ग से जब वो व्यापार कर रहे थे, लोग आसानी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे थे, और उस मार्ग पर कब्जा कर लिया कौन, तुर्की नामक एक देश था जो उस मार्ग पर कब्जा कर लिया। और जब उस मार्ग पर कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लेने के बाद बोला कि यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा।
पैसा। पैसा। तो टैक्स देने का मतलब ये हो गया कि उनको जो भी सामान पहुंचाएंगे वो महंगा पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अब अभी यहाँ से सड़क जा रही है जहाँ से सबके हाई स्कूल जाना हो। अब अगर कोई एक व्यक्ति हो जो इस पर कब्जा कर ले, वो मजबूत रहे, बोले अब इधर से किसी को नहीं जाने देंगे ये रास्ता से, और अगर जाएगा तो एक दिन के 10 रुपया एक व्यक्ति पर। अब वो क्या सोचेगा कि इससे अच्छा कोई और रास्ता ढूंढते हैं, दूसरा साइड से घूम के उधर से जो रास्ता उधर है तो कोई दूसरा रास्ता, लेकिन ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता। तो वही था कि जिधर से यूरोप व्यापार करता था वो कुस्तुनतुनिया का मार्ग, उस पर जैसे ही तुर्की अधिकार कर लिया तो उस पर बोला कि अब हम इस पर क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। और जब वो टैक्स लेगा तो व्यापार करना महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ने का मतलब, और उस समय तक दिक्कत ये था कि जैसे यहाँ पता है कि मार्ग से चल जाएंगे, लेकिन जहाँ पता ना हो कि यही एक मार्ग है, इसके अलावा कोई और मार्ग न है, तो यहाँ पर इन लोगों को अब लगने लगा कि कोई और मार्ग ढूंढना आवश्यक है। अगर कोई और मार्ग नहीं ढूंढते हैं तो फिर व्यापार नहीं हो पाएगा, या व्यापार होगा तो घाटा होगा। इस काल में हुए नए नए, अब यही जो आधिपत्य हो गया, जैसे किसी भी एक रास्ता का निर्माण तब होगा जब दूसरा रास्ता बंद होगा। अब जैसे ही कुस्तुनतुनिया का मार्ग बंद हो गया तो लोग सोचने लगे कि कोई और मार्ग खोजना होगा। तो वो मार्ग खोजने के लिए नए नए आविष्कार, समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। अरब से क्या, कौन सा ज्ञान सीखा, कंपास का, मतलब कंपास जो कि क्या बताता है, दिशा। अब जैसे कंपास का ज्ञान सीख लिया तब एक लाभ हो गया कि अब वो समुद्र में भटकेगा नहीं, वो कंपास बताते रहेगा कि पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम जा रहे हैं, तो वो सीख लिया। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिसमें बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। अब इसमें क्या किया गया कि मजबूत मजबूत अब क्या बनने लगा, अब जहाज भी मजबूत बन रहा था, दूरबीन के आविष्कार भी हो चुका था। अब ये और ज्यादा लाभ होगा, जैसे उदाहरण के लिए कुछ दूर तक वो जहाज से गए, फिर लगा कि आगे क्षेत्र में कोई क्षेत्र है, कोई देश है या नहीं है, तो दूरबीन लगाएंगे, शायद दूरबीन से बहुत ज्यादा दूर पहले दिख जाएगा, इससे एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आगे कोई देश है, तो आगे जाने में आसानी होगा। तो दूरबीन का आविष्कार हो चुका था। सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलैब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगाली ने एक नए किस्म के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज कैराबल बनाया। अब एक जहाज का भी निर्माण हो गया जो जहाज हल्का था और तेज चलता था, जिसका नाम था कैराबल। तो कैराबल नामक वो जहाज बना लिया। यहाँ चित्र दिख रहे हो तो दिशा सूचक यंत्र का, जो बताता था दिशा को। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। अब इतना नया यंत्र फिर से उस सबको मिल गया। क्या क्या मिल गया, दिशा सूचक यंत्र मिल गया, जो वो ज्ञान कहाँ से सीखा, अरबों से। दिशा के बारे में ज्ञान अरबों से सीखा। इसके अलावा तेज और हल्का चलने वाला जहाज मिल गया, जिसका नाम था कैराबल। तो कैराबल नामक जहाज मिल गया। इसके अलावा वो जिस क्षेत्र में जा सकते थे अब तेजी से जाएंगे, क्योंकि तेज जहाज चले वाला है, और जितना दूर चलेंगे उससे बहुत ज्यादा दूर पहले ही देख लेंगे, क्योंकि दूरबीन का आविष्कार हो चुका था। तो इसके बदौलत वो जहाज को सागर में, अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे केप ऑफ गुड होप, तक पहुंच गया। 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यापारी थे जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये व्यापारी कहाँ, अफ्रीका के पश्चिम तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप पर पहुंच गए। मतलब एक क्षेत्र मिला, मतलब पता चला कि समुद्र के उधर भी कोई देश है, और वो देश कौन था,
दक्षिण अफ्रीका, उसी के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष पर पहुंच गए। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका खोज कर दिया? अमेरिका का खोज कर दिया। मतलब कोलंबस को पता चला कि अमेरिका भी कोई देश है। तभी 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक साहसी नाविक, जिनका नाम क्या था? वास्को डी गामा। चित्र में दिख रहे हैं वास्को डी गामा। तो ये जो वास्को डी गामा थे वो उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए, क्योंकि उत्तमाशा अंतरिक्ष तक कौन पहुंच गया था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज बताया कि अफ्रीका नामक एक देश है, तो वहां तक तो पहुंचा दिया। वो सोचे कि इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो वास्को डी गामा उससे आगे बढ़े और वो उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट, जो केरल का कालीकट है, तक पहुंच गया। मतलब भारत के अंतिम छोर केरल का कालीकट नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां का स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उनका स्वागत किया गया। जहां का स्थानीय शासक कौन थे? जमोरिन। तो जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। मतलब जमोरिन को लगा कि कोई दूसरा क्षेत्र से एक व्यक्ति आया है। जैसे उदाहरण के लिए अभी सुनल हो, नाम सुनो में एलियन की, लेकिन कहाँ है नहीं पता। हो सके होते भी नहीं भी होते। जैसे उस समय 14वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में लोगों को लगता था कि उधर कोई देश होगा कि नहीं, आदमी होगा कि नहीं। वैसे करते करते साहस करते करते बढ़ते गया। कोई दक्षिण अफ्रीका पहुंचा, कोई अमेरिका का खोज कर दिया, तो कोई भारत पहुंच गया। अब जहां जहां पहुंच रहा होगा तो वहां वहां एक नया तरह का आदमी दिखता होगा। भारत के आदमी का अलग रूप डिजाइन, उधर पुर्तगाल वाला के अलग रूप डिजाइन, जो कि चित्र में दिख रहे लो। तो जमोरिन द्वारा उसका क्या किया गया? स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। अब ये यहाँ तक आने में क्या क्या जरूरत पड़ा? नए नए संसाधन मतलब नया तेज चलने वाला जहाज मिल गया, दिशा बताने वाला यंत्र मिल गया, दूरबीन मिल गया। तो इन सब के कारण ये यहाँ तक पहुँच पाए। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद के भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से अब यहाँ पर, चूंकि वास्को डी गामा भारत आया, लेकिन भारत आने से पहले कहाँ गया था? दक्षिण अफ्रीका, जिसका खोज पहले ही कौन कर चुका था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किसका खोज किया गया था? दक्षिण अफ्रीका का। और दक्षिण अफ्रीका गया था भारत से एक व्यापारी अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद मिला वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा से मिला तो वास्को डी गामा बोला कहाँ से? तो भारत से। अच्छा, तो और कोई देश है? तो बताया हाँ कि इधर वो रास्ता में भारत भी है। तब उसी के सहायता से ये भारत पहुंच पाया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुने मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। मतलब उस समय, सिर्फ उस समय 26 गुना मुनाफा कमा लिया। कौन? मतलब वास्को डी गामा जो था वो भारत से लाए गए वस्तु को 26 गुना मुनाफा पर कहाँ बेचने लगा? यूरोप में। यानी यहाँ से कोई वस्तु ले गया और उस समय ही वो कितना गुना मुनाफा में बेच दिया? 26 गुना। यानी 1 रुपया में कोई वस्तु खरीद के ले गया, वहां जाके तो वास्को डी गामा तो तुरंत राजा हो जाएगा। लेकिन ओकरा देख ओकर पीछे पीछे और भी आएगा कि आखिर कहाँ बेचने जा रहा है जो इतना लाभ कमा रहा है। मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया का खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। अब शुरुआती समय में जब कोलंबस अमेरिका को खोजा था
तो अमेरिका को खोजने के बाद कोलंबस को लगा कि ये भारत है। जैसे उदाहरण के लिए भी सुनते हैं कि एलियन एलियन, देखा तो कोई नहीं है। ऐसे ही अब ओकरे में से कोई वैसा कुछ मिल जाए तो बोले ये एलियन है, लेकिन वो तो कुछ और होगा। तो वैसे शुरुआती समय में खोजा अमेरिका को, अब बोला यही क्या है, भारत है। अब वहाँ के लोग को बताया रेड इंडियन, मतलब कि यहाँ के लोग क्या हैं, रेड इंडियन। कौन बताया, कोलंबस। लेकिन बाद में एक और स्पेन का नाविक था अमेरिगो वेस्पुची, उसने जब दुनिया को विस्तार से ढूंढा तो विस्तार से ढूंढने के बाद वो बताया कि ये अमेरिका एक महाद्वीप है, और इसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। उस क्षेत्र को कौन ढूंढा, अमेरिगो वेस्पुची। अब वही अपने नाम पर उस क्षेत्र का नाम धर दिया अमेरिका। कोलंबस बोला था कि ये भारत का उपमहाद्वीप है, लेकिन जब वो अच्छा से देखा तो पता चला कि नहीं, तो एक अलग महाद्वीप है। अब ये अलग महाद्वीप है तो इसका नाम क्या रखें, तो वो अपना नाम पर रख दिया क्या, अमेरिका। तब से उसका नाम हो गया अमेरिका। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। मैगलन 1519 ईस्वी में क्या किया, अब उसको जहाज मिल गया तो पूरा दुनिया का चक्कर लगा दिया, मतलब वो पूरा दुनिया घूम लिया। और जब वो पूरा दुनिया घूमा तब पता चला कि एक समुद्र दूसरा समुद्र से जुड़ा हुआ है। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का भी खोज की। अब उसके बाद एकदम एक तरफ से सब का होड़ लग गया कि हम कहाँ खोजें, क्योंकि जो जहाँ खोजेगा वहां से क्या कमाएगा, बहुत ज़्यादा लाभ कमाएगा। भारत खोजा तो 26 गुना लाभ कमा रहा है, तो कोई दूसरा क्षेत्र खोजा। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति जो कोई सामान बेचने आता है तो पहले खुदे लड़ लेता है कि गाँव में हम जेबू तो नहीं जेबू, हम ये गामा जाए तो तू गामा जो, दोनों एक ही गामा में जमी तो बिक्री कम हो। तो अब जब पहले जीते ओकर बिक जीते आ दूसरा के फिर के लेते। अब जैसे ठंडा के समय में आइसक्रीम पहला लेके बेच के चल दल के, अब तो सब खा लेके तो दोबारा के लेते। तो वैसे ही यहाँ पर चूंकि वास्को डी गामा भारत का खोज कर लिया था, लोग को लगा कि वो तो उधर जाके लूट रहा है तो हम किधर जाके लूटे, तो सब अपना अपना अलग अलग क्षेत्र खोजना चालू किया। तो कैप्टन कुक अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया, मतलब सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने एक और द्वीप जिसका नाम था न्यूफाउंडलैंड, उस द्वीप का पता लगा लिया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। मतलब ये सब जो वहाँ के शासक थे वो भी इन सब के बारे में पता लगा रहे थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी, मतलब यूरोप को पूरा दुनिया के बारे में पता चल चुका था। अब जब पूरा दुनिया का पता चल चुका था मतलब भौगोलिक खोज तो हो गया, यानी पूरा पृथ्वी पर कौन कौन सा देश किधर किधर वो तो यूरोप को पता चल गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो भौगोलिक खोजों का परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। मतलब ये खोज होने के बाद पहला बार लोगों को लगा कि बहुत वृहद भूखंड है और एक देश दूसरा देश के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले विलग था परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोज के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। मतलब अपना जो सभ्यता था, अपना जो संस्कृति था, जैसे उस समय भारत भी अपने आप में अमीर हुआ करता था। अब ये जो भौगोलिक खोज हुआ, भौगोलिक खोज होने के बाद लोग अपना संस्कृति,
आदान प्रदान करने लगे। यूरोप वाले लोग अपना पहनावा भारत के पास पहुंचाने लगे, नहीं तो उससे पहले भारत के लोग धोती और वो लोग फुल पैंट शर्ट जीन्स वो सब पहुंचाने लगे। ये सब अपना अपना धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों का परिणाम निम्न रूप से। अब यहाँ पर क्या होता है कि खोज तो हो गया, अब ये खोज होने से वो लोग शुरुआती समय में सामान बेचने लगे, 26 गुना मुनाफा कमाने लगे। मतलब सामान 1 रुपया में ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं कितना में? लेकिन उन सब का लोभ और ज़्यादा बढ़ते गया। उनको लगा कि 1 रुपया काहे लिए सबको देंगे, वो 1 रुपया नहीं देंगे। अब इसके लिए क्या करना है, तो इन सब लोगों पर कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए क्या करना है, तो उस समय लोगों के पास जमीन बहुत ज़्यादा था, अब पैसा बहुत कम। वो लोग इन सब निर्माण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब बस इतना से कि 1947 ईस्वी में भारत का जनसंख्या कितना था पता हो? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत का जनसंख्या कितना था? 35 करोड़। अभी भारत की जनसंख्या 140 करोड़। कितना गुना बढ़ लो? लगभग 4.5 गुना। कितना बरस में? लगभग कितना बरस में? 1947 से 2026 तक कितना बरस? तिहत्तर बरस। सही से जो 79 बरस। मात्र 79 बरस में जनसंख्या 4 गुना। जबकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भारत में बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, जो दोनों अभी अलग है। अब अभी भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है उस समय ज़्यादा था, तो क्षेत्रफल अभी भी समझ ले, मान के चल कि जो 1947 में था वही क्षेत्रफल अभी भी है, लेकिन जनसंख्या कितना गुना? 5 गुना। तो ये तो बात है 1947 का। जबकि उस समय जब ये लोग आए थे तब और जनसंख्या कम था, तो लोगों को ज़मीन से उतना मतलब नहीं था। तो ये लोग आए, आने के बाद सस्ता सस्ता सामान दिए लोगों को पहले। अब पैसा तो था नहीं, तो पैसा नहीं होने के कारण बस सामान ले ले, पैसा घटा ज़मीन दे दे। और ज़मीन का यहाँ के लोगों को ज़मीन से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि इनके पास ना उतना अच्छा ना ट्रैक्टर था, ना जोतने के लिए हल से। और हल से कितना खेत जोत लेंगे? अगर केकरो पास 10 बीघा खेत रहे तो कितना करेगा? मुश्किल से 1 बीघा। अब वो कहाँ वाला, जहाँ के बगल में खत्ता हो, कुआं हो। क्योंकि उस समय ना तो नल था, ना ही बोरिंग था, ना ही ट्रैक्टर था, ये सब कोई यंत्र नहीं था, तो जो करना था कुदाल से या हल से। तो इन सब के कारण अलग अलग देशों के लोगों को जो भूमि था उसका कोई महत्व पता नहीं था। और वो लोग आए, बहुत जगह पर भूमि लिए, और भूमि लेके धीरे 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 करके वो पूरे देश पर कब्जा कर लिए। उसके बाद बोले ये हमारा उपनिवेश है। जो देश जिस देश पर कब्जा करता था वो उसका क्या कहलाता था? उपनिवेश कहलाता था। अब कब्जा कर लेने के बाद क्या होता था कि अभी तो ये आते थे और आने के बाद कोई सामान खरीदते थे तो 1 रुपया देते थे, तो 26 रुपये में बेचते थे। अब वो रुपया भी नहीं देंगे क्योंकि कब्जा कर लिए, और यहाँ के सामान को अंधाधुंध लूट लूट कर अपने देश में ले जाएंगे और वहाँ पर बेचेंगे, और यहाँ के लोग धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे। तो वैसा भौगोलिक खोज के बाद यही स्थिति उत्पन्न
हो गया, क्योंकि यूरोप के लोगों को अलग अलग, इसीलिए वो अलग अलग देशों को खोज रहे थे और सब आपस में इस तरह से कि हम कहाँ खोजें। जैसे उदाहरण के लिए अभी देख लो पूरा जमीन केकरो न केकरो तो है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन मिले कि ये जितना भी जमीन है वो सब के सब